My dear students, good morning to everyone. Welcome back on this channel Logic Mathematics. आज एक बार फिर से हम लोग फिजिक्स के बारे में जानेंगे। प्रतिध्वनि तक मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद आज सीखेंगे अनुरणन के बारे में। अनुरणन क्या चीज होता है? आज ध्वनि से संबंधित अन्य पदों के बारे में भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं अनुरणन। अनुरणन एक बड़े हॉल में बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है, अनुरणन कहलाता है। तो ये अनुरणन का डिफिनेशन है। जैसे मैं यहां पर भी हूं और जहां पर ये वर्क कर रहा हूं, यहां भी ध्वनि निर्बंध हो रहा है। ऐसा आप महसूस कर रहे होंगे क्योंकि ये कमरा बड़ा है और खाली है, क्योंकि बच्चे तो है नहीं। तो आवाज गूंजती है, एक ही ध्वनि बार बार सुनाई देती है। तो एक बड़े हॉल में बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है, अनुरणन कहलाता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या बच्चे रहते तो ऐसा नहीं होता? क्लास में यदि विद्यार्थी होते तो वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ध्वनि अवशोषित हो जाती है, ध्वनि का अवशोषण हो जाता है खुरदरे पदार्थों के द्वारा। आप किसी कच्चे मकान में जाकर के बोले, चाहे वो बहुत बड़ा हॉल ही क्यों न हो, वहां पर अनुरणन नहीं होगा। ईंट से बने हुए न्यू मकान में आप जाकर के बोले अनुरणन नहीं होगा। लेकिन वहीं यदि उस मकान के भीतरी दीवारों पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाए, रंगाई पोताई कर दी जाए, संगमरमर की टाइल्स लगा दी जाए, सतह चिकना होगा तो परावर्तन अधिक होगा। तो खुरदरे सतह से परावर्तन कम होता है और चिकनी सतह से परावर्तन ज्यादा होता है। तो अनुरणन जहां पर चिकनी सतह होगी वहां पर अधिक होगा। तो हॉल में ऐसा होता है। तो ये कभी कभी लाभदायक भी होता है, कभी हानिकारक भी होता है। इसके बारे में भी आप जानेंगे। अंग्रेजी में भी डिफिनेशन लिख दिया हूं, आप देख लीजिए। किसी सभा भवन में या बड़े हॉल में अधिक अनुरणन अवांछनीय होता है, अच्छा नहीं होता, हानिकारक होता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय होता है, क्योंकि मूल ध्वनि या भाषण या संगीत को यह क्लियर होने से रोक देता है, अस्पष्ट हो जाता है, क्लियर नहीं सुनाई देता है। अनुरणन को कम करने के लिए गमले रख दिए जाते हैं, फाइबर के बोर्ड, खुरदरे, प्लास्टर, इन सब की व्यवस्था की जाती है। सभा भवन की या हॉल की दीवारों पर, छतों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे, प्लास्टर इत्यादि लगा दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनुरणन को कम करने के लिए, उसके समय को कम करने के लिए सभा भवन में कुछ गमलों में पौधे भी लगा दिए जाते हैं, जिससे ध्वनि का जो परावर्तन होता है वो कुछ अंश उसका अवशोषित हो जाता है। तो इस तरह से अनुरणन के बारे में यदि आपके बारे पूछा जाए परीक्षा में, 2 अंकों का ये प्रश्न हो सकता है, तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जैसा अभी हमने बताया आपको कि अनुरणन लाभदायक भी होता है, हानिकारक होता है। तो हानिकारक तो आपने सुन लिया कि सभा भवन के अंदर ध्वनि का बार बार परावर्तन होने से आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। तो कहां पर यह लाभदायक होगा, क्या इसका उपयोग हम कर सकते हैं? तो देखिए, मेगाफोन एवं बल्बहार, पिस्टन आपने देखा होगा, शहनाई देखा होगा, जो शादी विवाह के मौकों पर, उत्सव पर बजाए जाते हैं। वाद्य यंत्र जो होते हैं, पिस्टन होते हैं, उसमें इस तरह की आकृति होती है।
बाहरी सिरे पर इस तरह की आकृति होती है, शंक्वाकार आकृति होती है, और यहां से फूंकता है, बजाने वाला फूंकता है, और ये ध्वनि का बार बार इस तरह से परावर्तन होता है, और ये ध्वनि बहुत दूर तक जाती है। तो मेगाफोन में बल्ब हॉर्न, जो आपने देखा होगा गलियों में, चौराहों पर, गर्मी के दिनों में आइसक्रीम बेचने वाले बजाते हैं, कुल्फी बेचने वाले बजाते हैं, रबर का एक थैला नुमा होता है, बल्ब के आकार का, उसको दबाते हैं, और दबाने के बाद आगे एक इस तरह का लगा रहता है जिससे आवाज निकलती है, पो पो की आवाज आती है दबाने पर। तो वहां पर भी ये अनुरण लाभदायक होता है। ध्वनि का बहुत परावर्तन, एक बार से अधिक बार यानी बार बार परावर्तन होता है, तो वहां पर इसका उपयोग हम करते हैं, अर्थात मेगाफोन में और बल्ब हॉर्न में। तो मेगाफोन क्या चीज है? तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग हम सभा भवन को संबोधित करने में करते हैं। मेगाफोन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग हम सभा भवन को संबोधित करने में करते हैं। आपने देखा होगा पिक्चर में, सिनेमा में लेकर के मुंह में लगा करके और कोई घोषणा करनी होती है, तो घोषणा लोग करते हैं, जैसे सूचना देनी होती है तो उसके माध्यम से सूचना देते हैं। गले में लटकाए रहते हैं, यहाँ पर लटका रहता है लाउड स्पीकर के जैसा, तो उसका उपयोग दूर तक ध्वनि को भेजने में किया जाता है। वास्तव में मेगाफोन या हॉर्न ये ट्यूब के आकार, ये ट्यूब होता है, इसका एक सिरा संकीर्ण होता है, दूसरा सिरा शंकु के आकार का होता है, और संकीर्ण वाले सिरे पर, जैसे संकीर्ण वाले सिरे पर व्यक्ति बोलता है और इस सिरे से आवाज परावर्तित होकर के बाहर निकलती है। तो श्रोता तक पहुंचते पहुंचते ये ध्वनि कई बार परावर्तित हो जाती है और ये हमें बड़ी ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। इसी तरह से साइकिल में भी हॉर्न लोग लगा देते हैं, कार में, बस में, ट्रक में, इन सब में इसका उपयोग लोग करते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं कि उसी आकार का, अब तो आधुनिक युग में कई तरह के ये बनाए जाते हैं, लेकिन मूल बात ध्वनि का बहुल परावर्तन अर्थात बार बार परावर्तन का होना इसमें लाभदायक है। ये नंबर 2 स्टेथोस्कोप, जिसको कि हम साधारण बोलचाल की भाषा में आला कहते हैं, डॉक्टर लोग अपने कानों में लगाते हैं और उसका एक सिरा हमारे छाती पर, हार्ट पर रखते हैं या पीछे पीठ पर रखते हैं और सुनते हैं। उसमें लौ डब इस तरह की ध्वनि आती है। अब डॉक्टर उसका निरीक्षण करते हैं, क्या करते हैं, क्या समझते हैं, अब तो वो जाने। तो स्टेथोस्कोप में भी एक सिरा जैसे होता है, ये कान में लगाया जाता है इस तरह से, और ये पाइप, प्लास्टिक का एक पाइप इस तरह से रहता है, और यहाँ पर एक गोल कुछ यंत्र टाइप का होता है जिस भाग को हृदय की धड़कन जांच करने के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं। तो लाउड की ध्वनि आती है, हृदय की धड़कन यहाँ पर टकराती है और यहाँ से ये ध्वनि का परावर्तन होते 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 ऐसे होते होते ये कानों तक पहुंच जाती है। स्टेथोस्कोप के बाद ध्वनि पट के बारे में। ये ध्वनि पट जहां पर कोई हॉल में प्रतियोगिता हो रही है या कोई सभा बैठी है, भाषण हो रहा है, वहां पर इसका उपयोग करते हैं। जहां पर लाउड स्पीकर से व्यक्ति बोलता है उसके पीछे ये ध्वनि पट, लकड़ी का एक बोर्ड लगा दिया जाता है और इसके माध्यम से ये ध्वनि टकरा करके सभी दिशाओं में फैलती है। तो बड़े हॉल में छत की दीवारों, फर्श इत्यादि के द्वारा ध्वनि अवशोषित हो जाती है और कभी कभी अवशोषण इतना अधिक हो जाता है कि ध्वनि उस सभा भवन में बैठे हुए सभी के कानों तक नहीं पहुंचती है। तो इसको दूर करने के लिए साउंड बोर्ड, ध्वनि पट का उपयोग किया जाता है। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपको पूछा जाता है, कंसर्ट हॉल की छतें या सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है? उसके पहले इसके बारे में थोड़ा सा और
ध्वनि पट मंच के पीछे रखा जाता है, जहां पर कोई व्यक्ति है, वक्ता है, उसके पीछे रख दिया जाता है और ध्वनि पट से परावर्तित होकर के सभी श्रोता के कानों तक आसानी से पहुंच जाती है। अब ये सवाल जो है कि बार बार पूछा जाता है कि कंसर्ट हॉल की छतें या सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है। तो आपने देखा होगा इस तरह की छत, तो ध्वनि का यहां पर परावर्तन होता है। इस तरह से परावर्तन, ध्वनि परावर्तित होकर सभी दिशाओं में फैल जाए। तो सिनेमा हॉल, सम्मेलन कक्ष, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है ताकि परावर्तन के बाद ध्वनि उस हॉल में सभी भागों में आसानी से पहुंच सके, और इसीलिए इसकी छतें वक्राकार यानी कर्व के आकार का बनाया जाता है। वास्तव में ये छतें वक्राकार ध्वनि पट की तरह कार्य करती हैं। अभी आपने ध्वनि पट के बारे में देखा, तो ठीक ध्वनि पट की भांति ये काम करती है और यहां से ध्वनि का परावर्तन होता है और सभा भवन में सभी जगह बैठे हुए सभी लोगों के पास ये ध्वनि समान रूप से पहुंचती है। तो इस प्रकार ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं श्रव्यता परिसर के बारे में। यह श्रव्यता परास भी कहते हैं। परिसर या परास, रेंज, सुनने की सीमा कितनी है? तो सुनने की सीमा मानव की होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 20 HZ to 20 किलो HZ, किलो हर्ट्ज, क्योंकि 1000 से भाग देंगे तो ये किलो में आ जाएगा। तो ये श्रव्यता परिसर होती है। इससे कम ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं और इससे अधिक ध्वनि भी हम नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुनाई देती, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इन दोनों के रेंज में जो ध्वनि होती है उसी को हम लोग सुन पाते हैं। वैसे 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनका श्रव्यता परिसर का उच्च सीमा 25,000 हर्ट्ज अर्थात 25,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकते हैं, मैक्सिमम 5 वर्ष से कम। तो इस उम्र के बच्चे इतना सुन सकते हैं। वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ साथ सुनने की जो क्षमता होती है वो धीमी होती जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बूढ़े व्यक्तियों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है ओल्ड एज में, और वहां पर उनके लिए एक युक्ति का, एक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जिसे श्रवण सहायक युक्ति कहा जाता है। उसके माध्यम से वो ध्वनि को सुन पाते हैं। तो ये श्रव्यता परिसर याद रखना होगा आपको। अब 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको हम क्या कहते हैं? इससे कम 20 हर्ट्ज से कम तो अवशब्द, अवशब्द ध्वनि, तरंग, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो इस ध्वनि को हम लोग नहीं सुन पाते। अंग्रेजी में इसको इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को इंफ्रासोनिक वेव, और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है इसको पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक इसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं और इसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो इसको सुन सकते हैं, कुछ जानवर होते हैं, जंतु होते हैं जो इसको उत्पन्न भी करते हैं और सुन भी लेते हैं। आप सुने होंगे भूकंप आने से पहले कुछ जैसे बिल्ली, गाय, पशु पक्षियों की कुछ की जो आदतें हैं, स्वभाव है, उसमें परिवर्तन होने लगता है।
वो समझ जाते हैं, क्योंकि भूकंप से इस तरह की तरंग उत्पन्न होती है अवसरप, जो कि हम लोगों को अनुभव नहीं होती है, लेकिन वो जंतु समझ जाते हैं, उसको अनुभव कर लेते हैं और वो बेचैन होने लगते हैं। भूकंप आने से पहले बिल्लियां इधर उधर भागने लगती है, गाय इधर उधर भागने लगती है, तो वो लोग समझ जाते हैं। उनको प्रकृति ने ऐसी सुविधा दी है, ये गॉड गिफ्ट है, तो उसको अवसरप्य ध्वनि तरंग कहा जाता है। तो ऐसी तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो अवसरप्य ध्वनि तरंग कहते हैं। जिसे व्हेल नाम आपने सुना होगा, व्हेल मछली, हाथी, गैंडा, यह अवसरप्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करते हैं। गैंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को आसानी से सुन लेता है। ऐसा कहा जाता है कि भूकंप निम्न आवृत्ति की अवसरप्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं और वे जंतुओं को सावधान कर देते हैं, क्योंकि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। ठीक पराश्रव्य इसके विपरीत वैसी ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, पराश्रव्य तरंग कहलाती है। और कुछ जंतु जो होते हैं इसको आसानी से सुन भी लेते हैं, उत्पन्न भी करते हैं। कुत्ता, डॉल्फिन, चमगादड़, परपाइस पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। और यही कारण है कि कुत्ते का उपयोग जासूसी में होता है, पुलिस लोग करते हैं, क्योंकि वो पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं और उसको समझ जाते हैं। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो 50,000 हर्ट्ज तक के पराध्वनि को सुन लेते हैं। चमगादड़ भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके अपने शिकार को कैप्चर करता है, पकड़ लेता है। चमगादड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। रात में आपने सुना होगा कि चमगादड़ को रात में ही दिखाई देता है, दिन के उजाले में वो उसकी आंखें नहीं खुलती। तो रात में चमगादड़ पराध्वनि उत्पन्न करता है और उस पराध्वनि की प्रतिध्वनि का उपयोग करता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। पराध्वनि जाकर के टकराती है और किसी अवरोध से, और फिर प्रतिध्वनि के रूप में उसके पास वापस आती है जहां से चमगादड़ ने पराध्वनि का उपयोग किया है। तो इस तरह वो अपने शिकार का अंदाजा लगा लेता है, उसकी दूरी को समझ जाता है। चमगादड़ द्वारा जो उच्च तारत्म्य की, हाई पिच की जो ध्वनि है, पराध्वनि, वो चारों दिशाओं में फैल जाती है और चमगादड़ प्रतिध्वनि की सहायता से यह पता लगा लेता है कि शिकार वास्तव में कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, कैसा है। तो इस तरह से पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। और अभी हमने आपको कहा कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ओल्ड एज में जाते हैं तो उनको सुनने में कठिनाई होने लगती है, तो उनके लिए श्रवण सहायक युक्ति का उपयोग किया जाता है, हियरिंग एड और ईयर ड्रम। तो जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन और एक एम्पलीफायर होता है, एक स्पीकर होता है। यह बैटरी से चलने वाला बैटरी चालित युक्ति है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो यह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देती है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को परिवर्तित करके एम्पलीफाइड कर देता है और स्पीकर द्वारा परिवर्तित संकेत ध्वनि तरंग में परावर्तित हो जाती है और ये ध्वनि तरंगें कान के डायफ्राम पर आपतित होती हैं, वहां पर टकराती हैं और व्यक्ति को ध्वनि साफ साफ सुनाई देता है। तो इस प्रकार ओल्ड एज में व्यक्ति जिनको कम सुनाई देता है श्रवण सहायक युक्ति के माध्यम से सुनते हैं। तो इस प्रकार ये आज का क्लास तो पूरा हुआ, आगे भी अभी कुछ बाकी है, मैं बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, समझते होंगे और जहां न समझ में आए वहां पर पूछने से मत हिचकिए। कुछ लोग लजाते हैं, कुछ लोग डरते हैं। आप कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए। यदि क्लास अच्छा लगता हो प्लीज लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इस ज्ञान को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जो बांटने से ही बढ़ता है। सरस्वती का यह वरदान है, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, अब बिन खर्चे घट जाए। यदि विद्या
किसी को न बताई जाए, न सिखाई जाए, तो एक न एक दिन उसको व्यक्ति भूल जाता है। जैसे मान लीजिए साधारण सी बात है, हम लोग शिक्षक हैं और ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको मैथ पढ़ाता हूँ या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ शुरू से उसी को पढ़ा, नहीं, सभी विषयों को बचपन में मैट्रिक तक तो सभी को पढ़ना होता है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी विषयों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन आगे जा करके उससे संपर्क छूट जाता है, उससे नाता टूट जाता है और तब क्या होता है, बहुत सी बातें स्मृति में डिलीट हो जाती है, भूल जाता है आदमी। और जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बारे में ज्ञान तरोताजा बना रहता है। तो इसलिए प्लीज शेयर करें, अवश्य लाइक करें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपके विद्यालय का चैनल है। यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।